Now again a familiar term. So we have a basic idea of this chapter, like resistance. What is the formula of resistance in terms of resistivity, length and area? Rho A upon L. Rho A upon L. ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है. सो पैरेलल सीरीज ये सब पढ़ रखा है, तो बस उसको ही थोड़ा और हम लोग रिफाइन करेंगे. सो विल स्टार्ट विथ द पॉइंट करंट. अगर ब्रॉडली इस चैप्टर को डिवाइड कर ले कि क्या क्या इसमें डिस्कस करना है, तो करंट, सर्किट, जो कंपोनेंट है, लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनके साथ वेरी करता है एंड ऑल. एंड देन द इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन AC एंड DC मीन्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पोटेंशियोमीटर होता है, मीटर ब्रिज होता है, वोल्ट मीटर, एमीटर, उसके ऊपर डिस्कशन होगा. टू स्टार्ट विथ वी हैव करंट. Conventionally we know direction of positive charge is taken as the direction of current flow and opposite to the direction of electron flow. Conventionally हम लोग इस तरह से लेते हैं. What is this current? So current is the rate of charge passing through a given cross section of conductor, sorry not conductor, given cross section normally. नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली, जो क्रॉस सेक्शन हमें मिलेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये करंट पास कर रहा होता है. मैंने कंडक्टर क्यों हटा दिया? क्योंकि करंट जो है ना वो स्पेस में भी मूव करता हुआ दिखेगा तुम्हें. यू नो इलेक्ट्रोलाइट. सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर बेसिकली आयनाइज्ड चार्जेज आर देयर, ठीक है, तो वो लिक्विड में चार्ज का फ्लो है, ठीक है. वैसे एटमॉस्फेयर को भी हम आयनाइज कर सकते हैं और यहाँ पे इंड्यूस चार्ज आता है एटमॉस्फेयर में. So when the charge is passing through the in the atmosphere, we'll also consider that current. हाँ, एक चीज़ है कि वो करंट हम रियलाइज नहीं करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, उसे हम इनडायरेक्टली यूज करते हैं, उसके ऊपर आगे बात करेंगे. एंड दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट. जो कंडक्टर में, वायर में जो करंट नहीं होता है, जो स्पेस में करंट होता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं. नाउ मैथमेटिकली दिस करंट इज डिफाइंड एज delta q upon delta t. Of course this is average, and instantaneous current is defined as dq upon dt. So what is delta q upon delta t? It is the amount of charge that passes through the given cross section in time delta t. delta t टाइम में कितना चार्ज पास कर रहा है वो मिलता है हमें इससे. If we take the example of a conductor, why charge flow? Because of potential difference. तो यहाँ पे कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा? इट इज अ सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, व्हाट वी कॉल बैटरी, ठीक है ना. वी नो दैट द बिग बार इज प्लस एंड द स्मॉलर वन इज नेगेटिव. हाई एंड लो पोटेंशियल से हम इंडिकेट करते हैं, इतना बेसिक आइडिया है हमें. व्हेन वी कनेक्ट दिस, यहाँ से प्लस चार्ज आगे मूव करता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन का मोशन का डायरेक्शन इधर होगा और पॉजिटिव चार्ज के मोशन का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है. करंट का जो डायरेक्शन होता है वो बाय कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में लेते हैं. सो करंट का डायरेक्शन ये बताएंगे. नाउ व्हाट हैपेंस
अगर हम बिल्कुल स्टार्ट का बात करें तो बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग और वो यहाँ पे ऐसा हमें दिखना शुरू होगा सरफेस पे ना। यहाँ पे प्लस और माइनस के बीच के वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्योंकि क्रॉस सेक्शन हमने यूनिफॉर्म लिया है इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो भी यूनिफॉर्म नेचर का ही रहेगा। ठीक है। नाउ इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई एक प्लस चार्ज दिखता है तो किधर मूव करेगा, वो राइट साइड मूव करेगा। कोई नेगेटिव चार्ज होगा वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा होगा। ठीक है। नाउ इफ आई ड्रॉ सम क्रॉस सेक्शन इन दिस, so we can see this cross section and you see the field is the current is perpendicular to the cross section। कोई भी क्रॉस सेक्शन आप लेंगे इस तरह से तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ये करंट चलता हुआ हमें दिखेगा। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, या फिर आप ऐसे समझो कि किस तरह से चार्ज सरफेस पे आएगा उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे फ्लो होकर के आ जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने दिखाया तुम्हें कि कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और वहाँ पे चार्ज का फ्लो है। ठीक है। व्हाई इट इज सो, ये डिफरेंस क्यों है? तो ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड चार्ज होता है और जो चार्ज आप सिस्टम पे रखेंगे मतलब कंडक्टर पे रखेंगे तो शुरू में तो चार्ज फ्लो करेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो इक्वेट करने के लिए, बट फाइनली वो स्टेडी स्टेट में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है बैटरी जो लगातार सिस्टम से चार्ज दे रहा है और एक्सट्रैक्ट भी कर रहा है। ठीक है। लगातार चार्ज दे भी रहा है और एक्सट्रैक्ट भी कर रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे लगातार एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहेगा, लगातार चार्ज का फ्लो बना रहता है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज टेकन एज 0। ठीक है। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में electric field inside is not 0 due to presence of external charge source। कौन है वो चार्ज सोर्स? तो वो है बैटरी चार्ज सोर्स। बैटरी और सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम बैटरी कहते हैं। ठीक है। सो ये बात ध्यान रखना है कि क्यों यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं लेना है। ऑब्वियस रीजन एक्सटर्नल सोर्स। नाउ कमिंग टू द करंट, इफ आई हैव अ क्वेश्चन लाइक an electron revolve in circle with angular velocity omega, find corresponding current। मतलब उस चार्ज के फ्लो के हिसाब से करंट क्या होगा ये बताना है हमें। So this is the circle in which electron is moving। रेडियस नहीं दे रखा है, जरूरत भी नहीं है अभी। and the angular velocity is given as omega। now सबसे पहले तो करंट का डायरेक्शन इसमें किधर है? सो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के उल्टे डायरेक्शन में। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इज दैट क्लियर? लेकिन करंट निकलेगा इसी चार्ज के फ्लो से तो वो निकालना है। एनी आइडिया क्या हो सकता है?
राइट। सो हमें क्या करना है वो समझेंगे कि एक क्रॉस सेक्शन तुम्हें लेना है। सपोज करो यहाँ पे तुमने क्रॉस सेक्शन लिया और यहाँ पे आप डट के बैठ जाओ। देखो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो या चार्ज का फ्लो फ्लूइड के फ्लो के जैसा ही है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अब फोकस करना शुरू कर रहे हो कि ये जो क्रॉस सेक्शन मैंने कंसीडर किया है उससे कितना चार्ज और कितने इंटरवल में जा रहा है। मुझे ये बताओ, जैसे हम अर्थ का ओमेगा बता सकते हैं, ठीक है। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन मुझे पता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ जब ओमेगा पता है तो क्या मुझे टाइम पीरियड पता है? तो आंसर इज यस, कि हमें इसका टाइम पीरियड पता है। इसका टाइम पीरियड हमें पता है, क्या है? दैट इज टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। नाउ जरा देखना ध्यान से, अभी इलेक्ट्रॉन निकला इस क्रॉस सेक्शन से, ठीक है। सो हम कहेंगे कि चार्ज क्यू बराबर ई, जो कि यहाँ से पास किया अभी। उसके बाद ये पूरा एक चक्कर लगा करके फिर आएगा। जब ये फिर आएगा एक चक्कर लगा करके यहाँ पे, तो फिर से चार्ज ई पास करेगा इस क्रॉस सेक्शन से। तो क्या मुझे एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम और उस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है वो पता लगा क्या? सो आई Yes. विल राइट यहाँ पे एवरेज करंट कहलाएगा ये, क्योंकि ये जो टाइम इंटरवल है ये लंबा टाइम इंटरवल है, पूरा एक चक्कर लग रहा है इसके वजह से। सो वी विल से डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू मतलब ई, एंड हाउ मच इज द टाइम टेकन? 2 पाई अपॉन ओमेगा, and therefore it is e omega upon 2 pi. This is the answer. एम्पियर इज द यूनिट, ठीक है। सिंबल वाइज अगर लिखना होता है तो कैपिटल ए लिखते हैं या फिर ए एम पी लिखते हैं। एंड थोड़ा ऐसे समझते हैं, जैसे ये करंट दे रखा है 2 एम्पियर। सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस? इज इट 2 कूलम पर सेकेंड? इज इट और नॉट? Yes. सो एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में 2 कूलम उस क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है, ऐसा हम आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि कैसे निकलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेम लाइन विल बी कि पूरा रिंग ले लेते हैं एंड इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ क्यू। Q is the charge and R is the radius. It is revolving with omega. What is the current corresponding to this? Find current. So फिर से करंट का फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा चार्ज अपॉन टाइम टेकन। आई विल मेक अ क्रॉस सेक्शन ओवर हियर, और अब हम यहाँ पे फोकस करना शुरू करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखोगे, सपोज करो रिंग पे मैंने एक रेड मार्क कर दिया है, वो अभी अभी यहां से निकला, तो ये रेड मार्क वापस घूम करके वापस आने में कितना टाइम लगाएगा? यहाँ पे 2 pi upon omega. इतने देर में इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास कर चुका है? तो वो सारा चार्ज जो रिंग के ऊपर था वो पास कर चुका है, राइट। क्योंकि इस रेड मार्क के पीछे भी तो सारे पॉइंट पे चार्ज था ही ना। तो जब ये रेड मार्क आगे निकलता जा रहा था तो उसके पीछे चार्ज पास करता जा रहा था इस क्रॉस सेक्शन से। सो इन वन रिवोल्यूशन ऑफ दिस रेड मार्क, हाउ मच चार्ज हैज पास थ्रू दिस गिवन क्रॉस सेक्शन? आंसर इज क्यू, right? And time taken is what you said, 2 pi upon omega. So the answer to this is again charge होगा Q जो पास किया, Q is the charge, omega upon 2 pi। ऊपर वाला ही आंसर है, ठीक है। लेकिन ऊपर में बस एक चार्ज था और यहाँ पे कलेक्शन ऑफ चार्ज जो रिंग के ऊपर था, ठीक है। अब
इंस्टेंटेनियस करंट का बात करेंगे तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, समझ रहे हो? आप इसे वेलोसिटी से भी कनेक्ट कर सकते हो. सो दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म करंट. हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो करंट पास कर रहा है क्रॉस सेक्शन से वो बराबर बराबर अमाउंट में है. ठीक है, दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म करंट. इफ आई प्लेस द सेम क्वेश्चन, बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो रिंग के ऊपर है वो यूनिफॉर्म नहीं है. कुछ पोर्शन में चार्ज है और बाकी पोर्शन खाली है. चार्ज क्यों ही रखा है? What is the angular velocity in this case? What is the current in this case on an average? Q omega upon 2 pi, is it? Yes, sir. See, on an average दोनों ही बराबर आएगा. ठीक है, एवरेज का मतलब एक साइकिल में हम लोग बात कर रहे हैं. लेकिन इंस्टेंटेनियस का बात करेंगे ना तो आप देखोगे कि गजब का चेंज है. यहाँ पे ये चूज किया मैंने क्रॉस सेक्शन, तो अभी तो कोई चार्ज है ही नहीं इधर, तो अभी तक में कोई करंट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है. जैसे ही ये वाला पोर्शन चार्ज का इस क्रॉस सेक्शन को पास कर रहा होगा उस समय कुछ करंट हमें ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे दिखेगा. फिर वो पास करके बाकी ब्लैंक पोर्शन पास कर रहा हो तो करंट नहीं रहेगा. तो कहने का मतलब कि ओवर अ वन साइकिल अगर हम बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म, ओवर अ वन साइकिल अगर हम बात करें जिसे हम एवरेज कह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हर बार क्यू चार्ज पास कर जा रहा है एक टाइम पीरियड में. ठीक है, जो कि ए में भी वही केस था और बी में भी वही केस है. तो ऑन एन एवरेज दोनों का सेम करंट है. ठीक है, लेकिन क्या आप मानते हो कि सेकेंड केस एक नॉन यूनिफॉर्म है? इंस्टेंटेनियस का बात करें तो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट रहेगा. ठीक है ना? ये वैसे ही केस हो गया कि एक कार यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है और दूसरा कार नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, जिसमें कहीं पे वो रुक भी गया तो कोई वेलोसिटी नहीं है. करंट करस्पॉन्ड टू वेलोसिटी इन मैकेनिक्स. ठीक है, आगे इसका एडवांटेज भी लेते हैं हम लोग. करंट करस्पॉन्ड टू वेलोसिटी इन मैकेनिक्स. ठीक है, अगर करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा होगा, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा होगा, तो सी एवरेज करंट का ये पहले भी फॉर्मूला पढ़ा है तुमने दूसरे फॉर्मेट में, जैसे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है वैसे आई डी टी अपॉन डी टी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज करंट. यू अंडरस्टूड दिस? ये वाला फॉर्मूला कहाँ नहीं देखा है तुमने? क्या सेंटर ऑफ मास का एवरेज पोजीशन एक्स डी एम अपॉन डी एम पढ़ा है? एवरेज फोर्स इंपल्सिव एफ डी टी अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन पढ़ा है ना? तो वैसे ही उसी लाइन पे ये है. ठीक है, अगर वेरिएबल करंट है टाइम के साथ तो फिर हम टाइम के बेसिस पे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और मुझे एवरेज करंट मिलेगा. क्योंकि करंट जैसे एसी में अगर जाएंगे हम ऑल्टरनेटिंग करंट में तो वहाँ पे करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है. ठीक है, तो ऑन एन वन टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो एवरेज करंट जीरो हो जाएगा. एक साइकिल में करंट जीरो हो जाता है. अब करंट जीरो हो जाने का ये मतलब थोड़ी ना कि करंट नहीं पास किया है. करंट तो पास किया है, लेकिन हाफ टाइम के लिए राइट डायरेक्शन में अगर पास कर रहा था तो नेक्स्ट हाफ टाइम में वो लेफ्ट डायरेक्शन के लिए पास कर रहा था और करंट इसलिए जीरो हो रहा था. ठीक है, तो अभी हम घर में जो करंट यूज करते हैं वो तो ऑल्टरनेटिंग करंट ही यूज करते हैं. ठीक है, अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अगर ऑन एन एवरेज कर दे करंट के कंजम्पशन को तो वो बता देगा कि जीरो हो गया, आपने तो कुछ कंज्यूम ही नहीं किया. इज इट द फैक्ट? नो, इट इज नॉट द फैक्ट. तो फिर एक बेसिस हमें निकालना होगा कि वो किस बेसिस पे फिर हम कंजम्पशन को कैलकुलेट करेंगे. तो वो बेसिस होता है हीटिंग इफेक्ट. ठीक है, करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है. यू रिमेंबर द फॉर्मूला पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर. यस, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू नो दिस फॉर्मूला. ठीक है, बिना इस फॉर्मूले के इतना बड़ा नहीं हो सकते आप लोग. ठीक है, सो पावर इज रिलेटेड टू द करंट थ्रू दिस फॉर्मूला आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर से.
ठीक है, तो उस हीटिंग इफेक्ट के बेसिस पे हम एवरेज कर देते हैं, क्योंकि इसमें तुम्हें दिखा आई स्क्वायर आर में आई स्क्वायर दिख रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे एक और टर्म अब आने वाला है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट, यस एग्जैक्टली दिस इज VRMS, जो आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा है, एकदम वैसा ही यहाँ भी डेफिनेशन है। सो IRMS is defined as I square dt integration upon dt रूट का ओवर। इसका डेफिनेशन बाद में सिखाऊंगा मैं, फॉर्मूला अभी सीख लो, ठीक है। इतना बात सबको क्लियर है कि अगर I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर, जितना भी साइकिल है उसके लिए स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद इसे n से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये रिजल्ट एक करंट का स्क्वायर आएगा, RMS स्क्वायर कहते हैं, तो इस स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पे रूट का ओवर आ जाएगा, ठीक है। अभी नीचे वाले को ही मैंने टाइम के, क्योंकि ये करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, तो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन विल बी टाइम, सो इंटीग्रेशन ऑफ dt इसको मार्क करेंगे डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर को हम मार्क करेंगे करंट के टाइम के बेसिस पे करंट का एवरेज करना स्क्वायरिंग करके, ठीक है। सो इसे हमने इंटीग्रेशन से शो किया हुआ है। करंट इज गिवन एज 10 sin ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा भी कुछ ले लेते हैं, 10 sin pi by 2t, just for the sake of easy calculation probably I took this, ठीक है। तो टाइम पे तो पता है टाइम के साथ ये करंट वेरी कर रहा है, और थोड़ा ग्राफ पे अगर मैं आ जाऊं तो साइन का फंक्शन है, फेज नहीं है, फेज जीरो है मतलब, तो ये ग्राफ ऐसे है। ये एग्जांपल है ऑल्टरनेटिंग करंट, AC करंट का, ठीक है। आपको ये भी याद है सबको, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ थीटा ओवर वन साइकिल, साइन थीटा का एवरेज वैल्यू ओवर वन साइकिल कितना होता है, एंड साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू ओवर वन साइकिल क्या होता है, 1/2। ठीक है ना। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 से पाई, सॉरी 0 से 2 पाई, ये वन साइकिल होता है, ठीक है। और नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है। ओके, नीचे में 2 पाई से डिवाइड भी करना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू का बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ये सीधा सीधा याद रखेंगे तो हमें इस तरह के कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प मिलता है, अदरवाइज इंटीग्रेशन तो है ही करने के लिए। सो अगर मैं पूछता हूँ तुमसे टाइम पीरियड कितना आ रहा है इसका, t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, सो इज इट कमिंग 4 सेकेंड, सो बहुत स्लो करंट है ये, ठीक है। यहाँ तो 50 का फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 1 बाई कर देंगे तो कितना हो गया, 0.25 का फ्रीक्वेंसी है। इट्स अ वेरी स्लो मोशन, स्लो करंट, बट ठीक है। वन साइकिल इज कंप्लीटिंग इन 4 सेकेंड, सो माई क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द आई एवरेज, ठीक है। यूजुअली जब भी हम एवरेज या कोई भी RMS वगैरह बोलेंगे ना, तो वो ओवर वन साइकिल ही कैलकुलेट होता है, अनलेस एनीथिंग एल्स इज डिफाइंड, ठीक है। और ये पहले भी वेब में हमने डिस्कस किया है कि एक साइकिल का एवरेज करो या 10 साइकिल्स का एवरेज करो या फिर 50 साइकिल का एवरेज करो, सब एवरेज एक ही होगा। गॉट इट? क्योंकि हर साइकिल में
जो ओवरऑल चेंज है वो बराबर ऑब्जर्व होगा। तो एक साइकिल का एवरेज और 100 साइकिल का एवरेज हमेशा सेम होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि केवल एक साइकिल का एवरेज पता कर लेते हैं। सो व्हेन आई से आई एवरेज, सो आपको टाइम इंटरवल लेना है 0 से लेके 4 सेकेंड का, इसके बीच में तुम्हें एवरेज करना है, ठीक है। सो डू वी नो दिस इज गोइंग टू कम 0? ये 0 ही आने वाला है। जरा करते हैं कैलकुलेशन, कैसे निकालते हैं एवरेज। तो आई डी टी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन, एंड दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज करंट। केवल न्यूमरेटर को ही अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई डी टी का मतलब क्या हो गया, 10 साइन पाई बाई 2t इंटू डी टी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 4। कितना आ जा रहा है ये सॉल्व हो करके, माइनस कॉस होता है तो कॉस माइनस बाहर ले लिया मैंने, पाई बाई 2t फ्रॉम 0 से 4। सो इट इज कमिंग 0, राइट। ये वाला टर्म 0 आ रहा है, सबको दिखा, -10 cos 0 माइनस cos 2 पाई, और ये दोनों ही 1 1 होता है। सो इट इज कमिंग 0, ठीक है। तो एक साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 हो जा रहा है। मैंने बोला तुम्हें कि अगर एक साइकिल में बात करना है तो हम इसका डायरेक्ट वैल्यू 0 ले सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन यही है कि फाइंड आई आर एम एस ऑफ द सेम करंट, ठीक है। तो आई आर एम एस में मैं पहले से बता दूं कि आई मैक्स का √2 आता है साइन फंक्शन में, ठीक है। ये सब आगे चल करके हम पढ़ेंगे अभी एसी में, अभी मैं बता देता हूँ। और ये अभी हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। आई मैक्स कितना है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, 10 ना, जो एम्पलीट्यूड है इसका। Yes, sir. सो 10 अपॉन √2 विल बी द आर एम एस वैल्यू, जो कि नॉन जीरो आने वाला है। ऑब्वियसली स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव पार्ट भी पॉजिटिव बन जाएगा। सो द फॉर्मूला इज आई स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 से लेके 4 तक, डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 तक, और लास्ट में स्क्वायर रूट भी लेना होता है। करंट का स्क्वायर है तो वापस स्क्वायर रूट लेंगे तभी तो वापस करंट बनेगा, इसलिए स्क्वायर रूट लेना है। तो हमें ये वाला पार्ट को इंटीग्रेट करना है, न्यूमरेटर को पहले, आई स्क्वायर दिस, सो दिस इज 100 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 2t इंटू डी टी। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आप 1/2 बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी इंटीग्रेशन तुम लोगों ने पढ़ रखा है, आपको पता है इसका सॉल्यूशन क्या करना है। बताओ कैसे प्रोसीड करते हैं, फटाफट बोलो। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसके अलावा कोई और तरीका? अपॉन 2 आएगा। अपॉन 2, सो ये हो गया 50, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें टाइम नहीं लगाना चाहिए। इसका वैल्यू ओवरऑल 1/2 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 50 आएगा फाइनल रिजल्ट इसका। सो टी का इंटीग्रेशन हम देंगे 0 से लेके 4 तक, माइनस ये तो साइन बन जाएगा, साइन पाई टी अपॉन पाई 0 से लेके पाई तक। तो ये टर्म पूरा 0 हो जा रहा है, ये 200 आ रहा है। ओके, या मुझे नीचे इसमें वो जो एवरेज वैल्यू बोला है उसमें नीचे फिर 2 पाई से डिवाइड भी करना होता है, ठीक है ना। तो अभी आया है 4, ठीक है, और नीचे 2 पाई का मतलब 4 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो आ जाएगा हाफ, क्योंकि ये हाफ यहाँ एडजस्ट कर लिया ना मैंने 50।
ठीक है, तो अभी डिवाइड करना बाकी था 4 से, उसके बाद आएगा। तो नाउ इसमें अगर हम डिवाइड कर दें, इफ आई आर एम एस इक्वल्स टू रूट अंडर 200 न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में आ रहा है 4, which we will call 50 रूट कवर। 50 रूट कवर, तो इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो 100 अपॉन 2 बनेगा, सो 10 अपॉन रूट 2। ठीक है, रूट 50 एक्चुअली आंसर इसका आ रहा है आई आर एम एस करेंट का। ठीक है, ओवर 1 साइकिल। ठीक है, उसे रीअरेंज करने पे 10 अपॉन रूट 2 आ जा रहा है। और यही मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बोला है कि आई मैक्स अपॉन रूट 2 होता है। जहाँ भी साइन और कॉस का फंक्शन होगा वहाँ पे डायरेक्ट निकालना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द आर एम एस वैल्यू। आर एम एस वैल्यू कहाँ निकालना बेनिफिशियल होता है? तो आर एम एस वैल्यू वहाँ पे निकालना ज़्यादा बेनिफिशियल है जहाँ करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा हो। ठीक है, क्या करंट अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो हम आर एम एस नहीं निकाल सकते हैं क्या? आंसर मी। आई एम जस्ट गिविंग यू अ करंट, वेरिंग करंट। तो उस वेरिंग करंट के लिए आप बता सकते हो कि उसमें आरएमएस वैल्यू निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, या कोई और इंफॉर्मेशन भी चाहिए? सो अंडरस्टैंड दिस, एवरेज इज सिंपली अ मेथड ऑफ एवरेजिंग द डेटा। ठीक है, और वो डेटा कैसे वेरी कर रहा है उससे उसको मतलब नहीं है, बस एवरेज कर दो। वैसे आरएमएस इज अनदर वे ऑफ डूइंग एवरेज। ठीक है, वेरिएबल डेटा के लिए अगर कांस्टेंट डेटा का एवरेज करिएगा तो वापस वही आ जाएगा ना जो है। ठीक है, 10 10 10 का एवरेज करेंगे तो 10 ही आएगा, चाहे किसी भी तरीके से एवरेज कर दे। ठीक है, आप ज्योमेट्रिकल मीन निकाल लीजिए, अर्थमेटिकल मीन निकाल लीजिए, सब से 10 ही आने वाला है। ठीक है, लेकिन वेरिंग नेचर का डेटा अगर है हमारे पास तो आरएमएस वैल्यू हम हमेशा निकाल सकते हैं उसका। ठीक है, फायदा कहाँ पे ज़्यादा होगा? जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है और जो निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो रहा हो, वहाँ पे हम आरएमएस वैल्यू को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, सिंपल। ठीक है, सो क्या डिस्कस किया हम लोगों ने? करंट का डेफिनेशन, करंट को एवरेज करना ओवर अ लॉन्ग टाइम, इंस्टेंटेनियस करंट कैसे लिखना है, ठीक है, उसके बाद एवरेज करंट एंड ऑल। चार्ज पास्ड थ्रू till time t is given as q as a function of time equals to 2t square plus 5t। समझना बात को, देखो ये जो q है वो अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो आप ये नहीं बोल सकते जैसे t इक्वल्स टू, इसमें जैसे 1 मैंने पुट किया तो q का वैल्यू 7 आ रहा है। ये 7 कूलम क्या है? 1 सेकेंड पे कितना पास किया या 1 सेकेंड में कितना पास किया? विच वन इज करेक्ट? 7 कूलम इज द चार्ज पास्ड इन टाइम 1 सेकेंड और एट टाइम 1 सेकेंड। इन टाइम 1 सेकेंड। इन टाइम 1 सेकेंड, क्योंकि देखो चार्ज जो है वो खुद में मोशन नहीं रिप्रेजेंट करता है, मोशन के लिए तो करंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट हैज ऑलरेडी बीन पास्ड when time 1 second completed। when I say t equals to 2 second तो ऊपर पुट करेंगे और चार्ज निकालेंगे। सो 8 प्लस 10 18 आ रहा है, 18 कूलम। ठीक है, तो ये 18 कूलम 2 सेकेंड पे चार्ज पास किया है ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि 2 सेकेंड पे अगर चार्ज पास कर रहे हैं तो हम मोशन दिखाना पड़ेगा चार्ज का। ठीक है, जो कि नहीं है। 2 सेकेंड तक में कितना चार्ज पास हो चुका है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 18 कूलम, राइट? नाउ क्वेश्चन इज
फाइंड, ये सब सीधा सीधा क्वेश्चन कैसा है, तो जैसा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं वैसा। फाइंड आई एट t equals to 0 second and 2 second. Find I average in t equals to 2 second. So when I differentiate this equation, I equals to dq upon dt, that is 4t plus 5. ये हमें इंस्टेंटेनियस टाइम करंट दे रहा है, राइट? इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना करंट है उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू वो है। जैसे ये क्रॉस सेक्शन चूज किया मैंने और यहाँ से चार्ज पास कर रहा है, ठीक है, दैट इज गिवन बाय द अबव इक्वेशन। तो t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे कितना क्रॉस सेक्शन से चार्ज पास कर रहा था वो निकल के आ रहा है 5 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। t इक्वल्स टू 5 एम्पियर एट t इक्वल्स टू 0। वैसे 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, सो इट इज 13 एम्पियर, राइट? t इक्वल्स टू 13 एम्पियर एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ए पार्ट कंप्लीट हो गया। बी पार्ट चेक किया क्या, एवरेज वैल्यू कितना आ रहा है करंट का, बताओ। सो आप डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी यूज करो या फिर आप इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन डी टी यूज करो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो बेसिकली हमें न्यूमरेटर वाला पार्ट पे फोकस करना है। तो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, क्यू ही दे रखा है, तो हमें दो पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करना है। एक है कि व्हाट इज द चार्ज एट टी इक्वल्स टू 0, कितना चार्ज शुरू में पास किया t इक्वल्स टू 0 पे, तो 0 रखने पे सीधा सीधा 0 आ जा रहा है। हाउ मच चार्ज हैज बीन पास्ड व्हेन 2 सेकेंड कंप्लीटेड, जब 2 सेकेंड कंप्लीट किया तो कितना चार्ज पास किया, 18 कूलम, ठीक है। अब यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो आई एवरेज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय टाइम पास्ड, इट इज 2 सेकेंड, सो 9 एम्पियर आ रहा है। जो करंट नॉन यूनिफॉर्म चल रहा था उसे यूनिफॉर्मली हमने कर दिया, तो ओवरऑल 9 एम्पियर पर सेकेंड का करंट पास कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, ठीक है। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह आता है कैलकुलेट करने, वही सब कुछ यहाँ पे चार्ज के टर्म में केवल चल रहा है, ठीक है। शायद ये बोला तुम लोग को मैंने कि करंट करस्पॉन्ड टू वेलोसिटी इन मैकेनिक्स, बोला क्या अभी मैंने पीछे? यस सर। या सो करंट में करंट जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये मैकेनिक्स में वेलोसिटी को करस्पॉन्ड करता है, और चार्ज क्यू जो होता है वो मैकेनिक्स में पोजीशन को करस्पॉन्ड करता है। तो हम करस्पॉन्डेंस करके भी समझते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स हमें समझ में विजुअलाइज होता है, ये करंट सर्किट में जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो विजुअलाइज नहीं होता है, ठीक है। तो उसके वेरिएशन को समझने के लिए हम मैकेनिक्स का कई जगह पे हेल्प लेंगे, यू विल सी दैट। सो व्हाट वी अंडरस्टूड, फाइंडिंग करंट, ठीक है, रोटेटिंग करंट का निकाल लिया एंड ऑल। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करें, अपने इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करें अगर, तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि दिस इज अ रॉड विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ चार्ज क्यू अप टू अ लेंथ L, ठीक है। ये पॉइंट O है एंड दिस इज रोटेटिंग विथ ओमेगा। सबसे पहले क्या यहाँ करंट है, तो यस करंट है, ठीक है, चार्ज मूव कर रहा है, सो करंट है। सो क्वेश्चन विल बी हाउ मच इज द करंट, हाउ मच इज द करंट। तो फिर से मैं बोलूंगा कि क्योंकि तुम्हें ओमेगा दे रखा है, इसका मतलब एक साइकिल का तो टाइम पीरियड पता ही है, तो उस एक साइकिल में कितना चार्ज पास कर रहा है एक गिवन क्रॉस सेक्शन से वो देखना पड़ेगा।
तो इसमें भी तो क्यू अपॉन ओमेगा टी ही हो जाएगा, सॉरी क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई ही आएगा। ठीक है, जैसे मैं किसी पॉइंट पे फोकस करूँ तो जैसे इसी पॉइंट को फोकस करता हूँ, अभी यहाँ से चार्ज क्यू पास किया, ये रॉड इधर रोटेट करता जा रहा है ऐसे, और ये रॉड जब वापस घूम करके आएगा यहाँ पे, तो इस पोर्शन में अगर मैं चेक करूँ तो एक साथ पूरा का पूरा क्यू चार्ज पास कर गया, एंड इट टूक अ टाइम ऑफ 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो फिर से यही चार्ज आ जाएगा, यही करंट आ जाएगा, कहने का मतलब। तो इंटीग्रेशन भी इसमें लगाने का, इंटीग्रेशन करेंगे ना तब भी यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये सब कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दैट वी विल डिस्कस इज द सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, शॉर्ट में सीकेटी सर्किट के लिए यूज करेंगे हम लोग। इन जनरल एक सर्किट में सबसे फंडामेंटली अगर मैं सोचूं तो क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो कोई अप्लायंस है, वायर है, और उसे ऑपरेट करने के लिए हम एसी या डीसी सोर्स यूज़ करते हैं। इस चैप्टर में हम डीसी सोर्स ही यूज़ करेंगे, तो बैटरी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो बैटरी या सेल कंपोनेंट है इसमें, दूसरा वायर है, और तीसरा रेजिस्टेंस है। देखो जो अप्लायंसेज होता है उसमें केवल रेजिस्टेंस नहीं होता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, जितना भी माइक्रो प्रोसेसर पीसीबी बनता है, पिक्टोरियल सर्किट बोर्ड, ग्रीन कलर का जो बोर्ड होता है ना, मदर बोर्ड जिसको कहते हैं कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो उन सब पे आप ये देखेंगे कैपेसिटर वगैरह लगा रहता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड एवरीथिंग। ठीक है, इंडक्टर ये भी एक कंपोनेंट है। तो कैपेसिटर तो अभी इमीडिएटली हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद ही। इंडक्टर हम लोग आगे मैग्नेटिक फील्ड में जाकर के पढ़ेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू इंडक्टेंस होता है। सो ये सब सर्किट के एलिमेंट्स हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस सर्किट। अभी केवल रेजिस्टेंस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, यू ऑल्सो नो द डायरेक्शन ऑफ करंट, बताने का जरूरत ही नहीं अब तो, हमेशा प्लस चार्ज से चालू करना है, निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, नाउ वायर क्या है, तो वायर वी आर टेकिंग एज कंडक्टर ऑफ नो रेजिस्टेंस। तो अगर कंडक्टर ऑफ नो रेजिस्टेंस है ना, तो इसका सारा पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो वायर में आप ध्यान रखेंगे कि ऑल पॉइंट्स विल बी एट द सेम पोटेंशियल। वायर के लिए केवल बात कर रहा हूं, ऑल पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल। What about battery? Battery is your source of potential difference. बैटरी ही सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमने बनाया है। ठीक है, और हमने बैटरी को कैसे बनाया है, तो चार्ज को सेग्रीगेट करके, चार्ज को अलग अलग करके। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइट में, एंड केमिस्ट्री में वो पढ़ना है बैटरी के अंदर में क्या होता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट वगैरह का अलग अलग कंपार्टमेंट में मिक्सचर पड़ा रहता है, और फिर वहाँ पे करंट जब पास करेगा या फिर खुद से आयनाइजेशन, आयंस का मूवमेंट होता है, और वहाँ से फिर करंट को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। ठीक है,
तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट रहेगा कि बैटरी के अंदर क्या रहता है। बट ओवरऑल बाहर से अगर हम देखें तो बैटरी का एक टर्मिनल प्लस होता है, बड़ा वाला प्लेट उसे शो करते हैं, और दूसरा प्लेट छोटा होता है जिसे हम निगेटिव टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, दिस वन इज द हायर पोटेंशियल, जो पॉजिटिव साइड है वो हायर पोटेंशियल है, निगेटिव साइड इज द लोअर पोटेंशियल। और बीच में गैप दे दिए, मतलब इधर से तो नहीं क्रॉस करेगा, करंट को ऐसे कुछ जाना है, ये करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, यूजुअली। बट क्या सर हमेशा यही करंट का बैटरी पे डायरेक्शन होगा? तो आंसर इज नो, ये भी ऐसा भी होगा, लेकिन इसके लिए कोई अदर फैक्टर होगा, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं कि ये बैटरी है 10 वोल्ट का, तो बेसिकली हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, ये 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। ए पॉइंट ले लिया मैंने और बी पॉइंट ले लिया। ए पॉइंट लोअर पोटेंशियल साइड है, बी पॉइंट हायर पोटेंशियल साइड है। सो व्हेन आई से 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ए का पोटेंशियल 0 लेंगे तो बी का पोटेंशियल 10 लेंगे। अब जरा देखो इनका डिफरेंस, क्या ये 10 आ रहा है? वी बी ए इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस बी और ए के बीच में। ठीक है, सो व्हेन आई से ए का पोटेंशियल -2 है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बी so that the potential difference become 10? yes, 8 होना पड़ेगा। 8. ठीक है, अगर ए को हमने बोला कि ये -2 वोल्ट पे है, देन बी हैज टू बी एट 8 so that the potential difference will become again 10. ठीक है, अगर ए 5 पे है, then -5 पे है, then what is the potential of B? You will say it is 5. -5. If A is at -10 volt, then B is at 0 volt. तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वापस 10 वोल्ट का होगा। ठीक है, अब ये फिक्स है क्या? तो नहीं, ये फिक्स नहीं होता है। ए का पोटेंशियल क्या रहेगा ये फिक्स नहीं है। यूजुअली हम कैलकुलेशन के लिए ए को 0 पोटेंशियल बोल देंगे, क्योंकि जैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटेशन पढ़ा था mgh, तो अर्थ सरफेस को 0 पोटेंशियल लेते थे, एक्चुअली नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अर्थिंग करते हैं तो इसका पोटेंशियल 0 लेते हैं, एक्चुअली नहीं होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम ए पॉइंट को 0 मान लेते हैं तो बी पॉइंट 10 वोल्ट पे आ जाता है। ये अजम्पशन है, नॉट रियलिटी। ठीक है, सो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो ऐसा हम सोच सकते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए आप समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 10 वोल्ट, और उसमें ए का पोटेंशियल जो भी आप लिखोगे उसके हिसाब से बी का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का आ जाए। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग सर्किट? और भी पॉइंट्स है सर्किट में, जैसे सर्किट में मैंने बोला कि सब पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी पॉइंट लिखा है, यहाँ पे मैं सी पॉइंट लिखता हूँ, एंड आई वांट टू नो सी और बी पे पोटेंशियल कितना है, मतलब रिलेशन क्या है सी और बी का पोटेंशियल का, बड़ा छोटा या इक्वल, ऐसा। तो आप इस साइड से देखो, ये पूरा वायर से कनेक्टेड है ना, ये पूरा वायर से कनेक्टेड है, इसलिए सी और बी का पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पे पॉइंट डी है, यहाँ पे पॉइंट ए है, तो ए और डी का पोटेंशियल बराबर होगा। ठीक है, सी और डी का पोटेंशियल इक्वल होगा क्या सी और डी का? तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, और देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है वो देखो, यहाँ करंट है, इसमें एक रेजिस्टेंस है आर, ओम्स लॉ तो सबको पता है ना, V बराबर IR होता है। तो करंट है, रेजिस्टेंस भी है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। तो C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, C एंड D आर नॉट एट द सेम पोटेंशियल। तो सीधा सा फंडा है,
अगर दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और अगर रेजिस्टेंस नहीं आया तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस को हटा करके सीधा CD को कनेक्ट कर देता मैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता? जीरो। जीरो अगर हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो कर दिया, मतलब नो पोटेंशियल कह रहे हो। उस केस में C और D आपस में सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा, ठीक है। सो when we said this, it means that कि VB इक्वल्स टू VC है एंड VA इक्वल्स टू VD है। ये स्विच है लेकिन स्विच क्लोज है, और स्विच क्लोज है तो करंट फ्लो कर रहा है, स्विच क्लोज नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ए P Q R S भी एक पॉइंट लेते हैं, स्विच को ही S बोल देते हैं, T U। कौन कौन सा पॉइंट जो है वो सेम पोटेंशियल पे इस सर्किट में, बताइए। PQR PQR, VP इक्वल्स टू VQ इक्वल्स टू VR। तो फिर कोई क्वेश्चन है, अच्छा करंट का डायरेक्शन क्या है इसमें? P से Q के तरफ है, ऐसे है क्या करंट का डायरेक्शन? यस सर। ओके, तो क्या आपका क्वेश्चन है क्या कि सर P से Q में पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं तो चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है? इस सर्किट में कहीं पे तो पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है ना, तो वहां का पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज को फ्लो करा रहा है। P से Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो यहाँ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर P से Q में एक और बैटरी लगा दें तो P से Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया क्या? बैटरी लगाना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। वहां से भी अब कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाएगा P से Q के बीच से भी, लेकिन जब तक वहां कोई बैटरी नहीं लगा है वहां पे कोई कंट्रीब्यूशन करंट के लिए नहीं है, राइट। आप बोलेंगे कि P से Q में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट क्यों फ्लो कर रहा है? नो इट इज नॉट, कहीं और का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट को फ्लो करा रहा है, ठीक है, इसलिए P से Q में करंट का फ्लो है, ठीक है। इस सिस्टम को हम पाइपलाइन से भी समझते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ये कि दिस इज अ पाइपलाइन, और बैटरी को एक हम मोटर के जैसा, वाटर पंप के जैसा समझते हैं। दिस इज वाटर पंप, ऐसे। अभी ये पंप जब चल रहा है तो पंप के दोनों एंड पे P और U के दोनों एंड पे कौन सा क्वांटिटी डेवलप हो रहा है चलते समय? प्रेशर डिफरेंस है ना, और P पे हाई प्रेशर है Q के कंपैरिजन, U के कंपैरिजन में, और इसलिए इस पाइपलाइन में वाटर का फ्लो ऐसे है, यही है ना, पूरे पाइपलाइन में वाटर सर्कुलेट हो रहा होता है। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि A से B में तो कोई पंप ही नहीं लगा है, ये पानी बह क्यों रहा है यहाँ पे? विल इट मेक सेंस? ठीक है ना। अभी वाटर के केस में वो करंट के जैसा नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे है कि P और Q के बीच में प्रेशर डिफरेंस फिर भी रहता है, जैसे से 20 मतलब ऊपर भी है, ऐसा नहीं है। तो A से B की तरफ जैसे जैसे जाएंगे प्रेशर ड्रॉप होता चला जाएगा, बट ये दोनों एनालॉगस है एक दूसरे का। हम नीचे वाले से समझ सकते हैं वाटर का फ्लो एंड करंट का फ्लो को, ठीक है। सो यस, P Q एंड R, क्योंकि वो एक सीधा सीधा कंडक्टर पे है, उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए इनका पोटेंशियल सेम होगा। सपोज करो Q के बाद मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया R डैश, अब बताओ क्या R का और Q का पोटेंशियल सेम होगा? नो सर, आंसर इज नो, ठीक है। उसके बाद कौन हाई पोटेंशियल पे होगा Q एंड R में, ये भी मुझे जानना है।
current always flow from high potential to low potential. Q पे हायर पोटेंशियल है. Q पे हाई पोटेंशियल है, सो आई विल राइट VQ इज मोर देन VR. उसी तरह से VS एंड VR भी सेम पोटेंशियल पे नहीं है क्योंकि इसके बीच में रेजिस्टेंस है, बट VR का पोटेंशियल V का R का पोटेंशियल ज़्यादा होगा S के पोटेंशियल से, एंड दिस इज इक्वल टू VU. सो समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, वायर के ऊपर पोटेंशियल को कैसे हम ट्रीट करेंगे. और T भी एक पॉइंट है, तो VS और VT बराबर है. VS, VT एंड VU दे ऑल आर इक्वल. ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन अभी करने का ज़रूरत है नहीं क्योंकि ओम्स लॉ आपको पता है. व्हाट डज इट सेज? फॉर ओहमिक कंडक्टर, ये बाद में बोलते हैं, ठीक है. सबसे पहले तो फॉर ए कंडक्टर, अब समझना यहाँ पे मैं वायर को भी कंडक्टर बोल रहा था, फिर एक सिंपल जनरल ऑब्जेक्ट है उसे भी कंडक्टर बोल रहा हूँ. तो सिंपली कंडक्टर में रेजिस्टेंस रहता है, बट वायर जो यूज़ कर रहे हैं उसका हम लोग रेजिस्टेंस को जीरो लेंगे, ठीक है. सो फॉर ए कंडक्टर व्हेन द करंट इज पासिंग, द करंट इज proportional to voltage applied, ठीक है. नाउ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, आप वोल्टेज समझ लो या पोटेंशियल डिफरेंस समझ लो, एक ही चीज़ है. सो डेल्टा V इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो I इंटू R आ जाता है. देयरफॉर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन I हो जाएगा, ठीक है. नाउ दिस लॉ इज कॉल्ड ओम्स लॉ. और अगर हम वोल्टेज वर्सेस करंट का वेरिएशन को देखें तो क्योंकि हम वोल्टेज अप्लाई करते जाएंगे तो V इधर रख लेते हैं, I इधर रख लेते हैं, तो इट विल बी यूजुअली ए स्ट्रेट लाइन. ये हमेशा नहीं रहता है, ये वेरी करता है, लेकिन हम स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस चेंज को अगर हम बात करेंगे तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है. वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. अब मुझे बताओ कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस का करंट के साथ क्या रिलेशन है. इफ करंट इंक्रीजेस व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टेंस? Decreases. Decrease. No sir, it remains proportional. क्या बोल रहे हो? वो रेजिस्टेंस चेंज नहीं करता है ना. रेजिस्टेंस चेंज नहीं करता है, तो देखो मेरे जाल में फंस गए बाकी लोग. तिलक राज नहीं फंसा. आई थिंक तिलक राज इज सेइंग दिस. कौन बोल रहा है कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं करता है? Who said? Yes. Yes, तिलक. सो समझा क्या यहाँ पे पॉइंट? सी, रेजिस्टेंस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. ये बैटरी के लगाने से रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो जाएगा? समझ रहे हो? सो सेल पोटेंशियल डिफरेंस देने से करंट उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा. रेजिस्टेंस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. रेजिस्टेंस केवल डायमेंशन, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, राइट. सो ये वाला पॉइंट को समझना है बहुत ढंग से. केवल हम यहाँ पे क्या होता है कि हम मैथमेटिकल फार्मूला को केवल देख करके बात बोलने का कोशिश करते हैं. यहाँ पे हम फिजिकली क्या कनेक्शन है उसको नहीं समझते हैं, उसके वजह से ये मिस्टेक करते हैं. सो अंडरस्टूड दिस पॉइंट? रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज. ठीक है. करंट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है. करंट अगर कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है. रेजिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट इन दिस.
So A is at 10 volt and B is at 5 volt and this is 2 ohm resistance. करंट का डायरेक्शन क्या है और करंट है कितना ये बताना है. सो करंट का डायरेक्शन होगा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, मतलब ए से बी के तरफ होगा करंट का डायरेक्शन. और करंट कितना होगा, तो करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, so it is 2.5 ampere, right guys? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अर्थिंग. हम लोग बैटरी पे बात कर रहे हैं क्या, अलग से बैटरी का पॉइंट लिया था ना. यहाँ पे एक दो पॉइंट और ऐड कर लेते हैं बैटरी को लेकर के. बैटरी इज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. बैटरी इज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. जो आता है समझ में, ट्राई टू एक्सप्रेस इट. सो ऑफ कोर्स इसके कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि हम बैटरी को कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो चलो मोबाइल बैटरी लेते हैं. मोबाइल का जो सेल होता है जब वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है, सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस. ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है. ठीक है, लेकिन जब डिस्चार्ज हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है, तो करंट का फ्लो नहीं है. तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल का क्या बोलेंगे आप, इक्वल. इक्वल हो चुका है और दोनों प्लेट पे चार्ज खत्म हो चुका है. ठीक है, 0 पोटेंशियल 0 चार्ज हो चुका है. सो बेसिकली जब हम सर्किट कंप्लीट कर रहे थे तो करंट का फ्लो हो रहा था, मतलब प्लस चार्ज का फ्लो हो रहा था, और इधर के माइनस के साथ आकर के वो मिल करके न्यूट्रलाइज कर दिया बैटरी को, जिसे आप डिस्चार्जिंग बोलते हो. ठीक है, तो बैटरी डिस्चार्ज होता है तो सारा का सारा प्लस माइनस के साथ कंबाइन हो जाता है और ये न्यूट्रल हो जाता है. इसका मतलब ये है कि बैटरी एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है. गॉट इट. बैटरी इज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं है वो. ठीक है, जितना प्लस है उतना ही बैटरी में माइनस भी है. ठीक है, अब चाहे तो बना सकते हैं एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह रख करके, बट उसका कोई यूज ही नहीं है. बैटरी का जो पर्पस है वो उससे तो कोई मतलब है ही नहीं, तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज दे करके करेंगे क्या उसका. ठीक है, सो बैटरी इज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट. अब हम चार्जिंग करेंगे, तो मोबाइल को जब चार्ज करते हो, सो व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली, एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया तुमने क्या, एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया जो बेसिकली प्लस माइनस जो टूट चुका था उसको वापस अलग अलग कर रहा है, जुड़ चुका था उसे वापस अलग कलर कर रहा है. समझ रहे हो, ये प्लस और ये माइनस को अलग कर रहा है ये एक्सटर्नल सोर्स जो चार्जिंग कर रहे हो आप. इसके वजह से क्या हुआ, प्लस चार्ज सेपरेट होकर के वापस प्लस प्लेट पे आके जमा हो जाएगा. ठीक है, माइनस प्लेट वापस माइनस प्लेट पे रह जाएगा. तो क्या एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे वर्क डन किया इस प्रोसेस को करने में. यस. अगर वर्क डन कर रहे हैं तो मुझे बताओ कि V का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने में वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा. इज इट दिस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड. ठीक है, ये भी बता दो मुझे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट कर रहे हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी है. तो क्या हम एक बार में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें या फिर चंक में, मतलब छोटे छोटे पार्ट में, थोड़ी देर के लिए मोबाइल को चार्ज किया फिर हटा लिया फिर थोड़ी देर बाद चार्जिंग चालू करें. अल्टीमेटली वर्क तो एक ही करना पड़ेगा ना, चाहे उसे छोटे छोटे पार्ट्स में करना हो या फिर एक साथ करना हो. टोटल चार्ज Q हैज़ टू बी सेपरेटेड. गॉट इट. तो स्केलर क्वांटिटी होने के वजह से मेथड ऑफ चार्जिंग से क्या अफेक्ट पड़ेगा, फुली चार्ज करने में कितना वर्क डन करना है उस पर. नो. आंसर इज नो.
ठीक है, ये बात सब भी समझ में आ रहा है। एक्सटर्नल एजेंट किस तरह से वर्क करेगा ना, इस चार्ज क्यू को सेपरेट करने के लिए दोनों प्लेट्स पे, उस पर डिपेंड नहीं करता है। सो इन एनी वे इट हैज टू डू दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क. External agent equals to charge developed on the plates into potential difference. This is a scalar quantity. Now this work done per unit charge is defined as EMF of the battery. Have you heard of potential difference? तो बैटरी का सुना है, EMF भी सुना है तुम लोगों ने पहले से? EMF नहीं सुना है? No. ठीक है, तो अभी हम उस टर्म पे नहीं जाएंगे, उस टर्म के लिए अलग से बात करेंगे। पहले तो एक मोबाइल चार्जिंग का मैंने एग्जांपल दिया, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों के बारे में बात किया, ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी जानना है, डिस्चार्जिंग में करंट का डायरेक्शन ऐसे था जिसमें से प्लस प्लेट से प्लस चार्ज छूटता जा रहा है। ये जो चार्जिंग करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ प्लस चार्ज क्या होगा? मैंने बोला कि प्लस प्लेट पे प्लस चार्ज बिल्डअप हो रहा है, तो इस पे प्लस चार्ज आएगा तभी ना। So direction of flow of plus charge will be towards the positive plate and negative charge towards the negative plate. ठीक है, and this is what the external agent is doing. ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। अर्थिंग के पहले बैटरी के लिए थोड़ा हम बात करें। सेल और बैटरी, ये सेल होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स गिव्स यू बैटरी, ठीक है। तो फर्स्ट केस है डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में करंट का फ्लो किधर होता है? करंट का फ्लो ऐसे शो करना है, Away from. ठीक है, प्लस प्लेट से बाहर और नेगेटिव प्लेट पे अंदर। सेकेंड इज चार्जिंग। अभी चार्जिंग में वो सब नहीं दिखाऊंगा कि कहाँ से एक्सटर्नल सोर्स लगा हुआ है एंड ऑल, सीधा सीधा बैटरी के ऊपर बात करेंगे। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट? इट विल बी राइट साइड, मतलब वायर में ऐसे करंट को तुम्हें शो करना है। प्लस प्लेट पे करंट आ रहा है, करंट का मतलब प्लस चार्ज आ रहा है, तो चार्जिंग हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे प्लस प्लेट, राइट। माय थर्ड पॉइंट इज overall cell is always neutral. Cell is always neutral. So इसका मतलब ये भी होता है amount of positive charge supplied, sorry, not only amount of positive charge supplied, मतलब इसका मतलब ये भी होता है कि जितना चार्ज ये सप्लाई करेगा उतना ही चार्ज ये वापस ले लेगा, ठीक है। और ये बिल्कुल कंस्ट्रेंट है सिस्टम के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड, जिसे आप बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कह रहे हो, इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज received or absorbed what I mean to say is this is conservation of charge. इसको आप बोलेंगे conservation of charge on cell. What I am saying is this is the circuit with a battery. अगर इधर से करंट आ ही जा रहा है तो मैं पूछ रहा हूं कि इधर से कितना करंट आएगा, नेगेटिव प्लेट पे कितना करंट आ रहा है? यस,
अगर ये 10 10 amp. एम्पियर का करंट है तो ये कितना करंट वापस इसे मिल रहा है? 10 एम्पियर का ही करंट इसे वापस मिल रहा है। आई नो दैट कि तुम्हें ये साफ 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 समझ में आ रहा है ये चीज़, बट समझो, बैटरी ये कंस्ट्रेंट करेगा, ये इंश्योर करेगा कि मैंने जितना चार्ज सप्लाई किया है ना उतना ही चार्ज मुझे वापस मिल जाए। ठीक है, तो क्योंकि ये मैंने सिंपल सर्किट बनाया है इसके वजह से तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि जो करंट जा रहा है वो तो एक ही लाइन में है, तो वापस ऐसा आ जाएगा। मान लो कि यहाँ मैंने अब अपने सर्किट को ऐसे एक्सपैंड कर दिया, तो फिर से मैं बोलूँगा तुम्हें कि यहाँ से अगर करंट आई जा रहा है, बैटरी 1 पे अब बात कर रहा हूँ, ये है बैटरी 2, तो बैटरी 1 से करंट आई जा रहा है तो बैटरी 1 को करंट आई मिलेगा। बैटरी 2 को देखो, बैटरी 2 पे अगर करंट I2 जा रहा है तो बताओ कि बैटरी 2 के निगेटिव टर्मिनल पे कितना चार्ज आएगा, कितना करंट आएगा? I2. I2 ही आएगा और कुछ नहीं, क्योंकि चार्ज कहीं जाना नहीं है, बैटरी दे रहा है, बैटरी वापस लेगा और कहीं जा ही नहीं रहा है, और जो जितना दे रहा है वो उतना ही लेगा। ये भी पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड बैटरी का केस है। ठीक है, अब आप एक और क्वेश्चन कर सकते हो कि सर जो डायरेक्शन मैंने शो किया हुआ है ये वाला I2 का डायरेक्शन, क्या यही होगा डायरेक्शन? तो देखो, जब हम नहीं जानते हैं कि स्ट्रेंथ कितना है बैटरी का तो हम ऐसा यूजुअली शो करेंगे। ठीक है, एक ओवरऑल कैलकुलेशन जब आप करोगे ना तो कैलकुलेशन करने पे करंट का डायरेक्शन उसके साइन के साथ आएगा। जैसे I आ गया 10 एम्पियर एंड सपोज करो I2 आ गया -3 एम्पियर, तो जो तुमने इस फिगर में डायग्राम शो कर रखा है उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इसका मतलब ये होगा। अब क्या मैंने जो करंट का डायरेक्शन लिया वो गलत ले लिया है? मतलब कोई मेरा सॉल्विंग को चेक करे तो इसे गलत बोल देगा? आंसर इज नो, दिस इज करेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, जब मुझे शुरू में पता ही नहीं है तो हम डायरेक्शन कैसे सोच सकते हैं? तो हम डायरेक्शन एक लेंगे पहले और फाइनल सॉल्विंग के बाद अपने डायरेक्शन को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो समझ में आया? ऐसा ही एक्सेलरेशन के केस में भी न्यूटन्स लॉ में एक बार बताया था मैंने, काफ़ी जगह पे ये सब चीज़ें रिपीट होता है। ऑप्टिक्स में भी कई जगह पे ऐसा होगा। इमेज का पोजीशन कहाँ है मुझे पहले नहीं पता है, हम कहीं मान लेंगे पहले, उसके बाद सॉल्विंग चालू करेंगे, एक्स का वैल्यू प्लस आता है माइनस आता है, उससे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे ये इमेज एक्चुअली में बन रहा होगा, है ना। सो ये था कुछ पॉइंट्स बैटरी को लेकर के। क्या क्या है पॉइंट्स? करंट के डायरेक्शन से चार्जिंग डिस्चार्जिंग हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, ओवरऑल बैटरी जितना चार्ज देता है उतना ही चार्ज लेता है, दिस इज व्हाट वी कॉल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये कंस्ट्रेंट है, बैटरी इंश्योर करेगा इस बात को चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि करंट का सोर्स कौन है? बैटरी है, सो बैटरी विल इंश्योर दिस। इसी में मैं अर्थिंग का बात कर रहा था, ईएमएफ का भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बैटरी का बात चल रहा है तो लेट अस डू द ईएमएफ। ईएमएफ बाकी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि इक्वेशन कैसे बनेगा उसका। फिलहाल के लिए ईएमएफ क्या है उस पर बात करते हैं। ईएमएफ ऑफ बैटरी और सेल, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट आप इसे फोर्स नहीं समझेंगे क्योंकि इनिशियल डेज में जब बैटरीज के बारे में डेवलपमेंट चल रहा था तो उस समय ये समझ में आया कि कोई फोर्स है जिसके वजह से चार्ज का फ्लो होगा एंड ऑल, तो बैटरी बेसिकली फोर्स लगा रहा है ऐसा समझ करके इसका नेमिंग किया गया था। बट अब आप फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है ईएमएफ। ठीक है, सो हाउ डू वी डिफाइन दिस ईएमएफ? EMF is defined as amount of work done in charging a battery to charge Q।
क्यू चार्ज तक डेवलप करने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसे हम कहते हैं ईएमएफ। ठीक है, ओके सॉरी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन चार्जिंग अ बैटरी। यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज होना चाहिए, नॉट टू डेवलप द चार्ज क्यू। क्यू तो डेवलप हो रहा है लेकिन एक यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो बताना होता है ईएमएफ में। वर्क डन पर यूनिट चार्ज by external agent to charge a battery। ठीक है, देखो जब पर यूनिट चार्ज बोलते हैं तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट हो गया क्या? मतलब मुझे 5 कूलम चार्ज करना है या 10 कूलम चार्ज करना है, अब इससे मतलब नहीं रह जाएगा। हर बार एक यूनिट को चार्ज करने में कितना हम वर्क डन कर रहे हैं उससे हम अब ईएमएफ को समझ रहे हैं, और जितना चार्ज से आप मतलब डेवलप कर रहे हैं तो टोटल वर्क डन कितना होगा वो निकल आएगा। तो फॉर्मूला इज अगेन सेम, योर ईएमएफ इज बेसिकली वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन चार्ज क्यू। ठीक है, तो आप पहले से भी जानते हो वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो क्या ये ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस ही है? Yes, sir. वर्क डन इनटू ईएमएफ, तो क्या ये ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस ही है? तो यस, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ठीक है, लेकिन फिर कब मतलब कुछ केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ अलग होगा, इसके ऊपर भी आगे डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं। सो फॉर द टाइम बिंग वी विल अंडरस्टैंड दैट दिस पोटेंशियल ईएमएफ इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। ठीक है, बैटरी का एक और चीज है एंड दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। internal resistance, what is there inside the battery? Electrolyte, is it? And do you think that the electrolyte is perfect conductor, means zero resistance होगा electrolyte में? ऐसा होगा क्या? No, sir. So when the charge is passing through the electrolyte, electrolytes are also offering resistance to the flow of charge, and that resistance is called internal resistance of the battery। ठीक है, resistance offered by electrolyte of cell ड्यूरिंग चार्ज फ्लो। अब चार्ज फ्लो में चार्जिंग का केस हो या डिस्चार्जिंग का केस हो, दोनों ही केस में है ना, ड्यूरिंग चार्ज फ्लो इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसका प्रॉपर्टी है? तो एज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर न्यू सेल है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, जैसे जैसे बैटरी का एज ओल्ड होने लगता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका भी रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, क्योंकि अब वो उतना कंड्यूसिव रहेगा नहीं। ठीक है, सो इंटरनल रेजिस्टेंस एक तो एज के साथ इंक्रीज करता है, टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। ठीक है, एंड ऑल। सो इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बैटरी। तो अब जो अभी तक हम बैटरी को इंडिकेट कर रहे थे इस तरह से, अब केवल इस तरह से आप इंडिकेट नहीं करेंगे, बल्कि बैटरी के साथ में आप एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी लगाएंगे। नाउ दिस इज योर कंप्लीट सेल। ठीक है, दिस इज योर कंप्लीट सेल जिसमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस है।
ठीक है। और यहाँ पे होगा ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ यहाँ होगा, और जो ये टर्मिनल हो गया बाहर का, आप देखते हो ना बैटरी में ऐसे निकला रहता है ड्यूरासेल। दिस इज योर पॉजिटिव साइड एंड दिस इज योर नेगेटिव साइड, ठीक है। तो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम डेल्टा वी से इंडिकेट करेंगे। अब ये डेल्टा वी और ईएमएफ ये दोनों एक होगा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो। एक आइडियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या लेंगे? 0 ले लेंगे, ठीक है। Yes. और जो रियल बैटरीज है उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही होगा, ठीक है। सो आइडियल बैटरी हैज इंटरनल रेजिस्टेंस 0, अदरवाइज एनी रियल बैटरी विल हैव internal resistance. If it is a new battery then it has very small internal resistance. जैसे इसे बार बार यूज करते चले जाएंगे बैटरी को तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता चला जाएगा, खास करके सेकेंडरी सेल्स में ऐसा होगा, ठीक है। जो प्राइमरी सेल्स है तो वो तो एक ही बार यूज करके हम छोड़ देते हैं ना, तो उसमें तो खैर जैसे जैसे वो ओल्ड होता जा रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। सेकेंडरी सेल में बार बार यूज करने से, चार्जिंग डिस्चार्जिंग करने से उसका इंटरनल रेजिस्टेंस खत्म होने लगता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कहीं घर में इन्वर्टर्स वगैरह हम लगाते हैं ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू चेंज द इलेक्ट्रोलाइट, उसके अंदर जो वाटर बैटरी का पानी वगैरह कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट ही होता है, तो वो सबको चेंज करना रहता है, ठीक है, जस्ट टू रिड्यूस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट। तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन बैटरी के बारे में, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपका एक बैटरी बन गया है, ठीक है, तो उस बैटरी का ईएमएफ कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या था, जो मैंने शुरू में समझाया कि चाहे आप किसी भी तरह से वर्क करो, अगर आपको बैटरी को फुली चार्ज करना है देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज फिक्स्ड, चाहे वो उसे छोटे छोटे चंक्स में करो या फिर एक बार में कर दो, ठीक है। सो ईएमएफ इज अ कांस्टेंट टर्म फॉर अ बैटरी। तो कुछ सिंपल सर्किट्स के बारे में पहले बात करें। ओके, मैं अभी ही इंट्रोड्यूस कर देता हूँ यहाँ पे। पहले से तुम्हें पता भी है, V वोल्ट का बैटरी, R रेजिस्टेंस, टेल मी हाउ मच इज द करंट? I इक्वल्स टू V by R. R। वो करंट का डायरेक्शन ये है, ऐसा शो करना है तुम्हें, ये I है और ये I है, ठीक है। कहीं पे भी एक डिवाइस लगाते हैं विच इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर इज डिवाइस टू मेजर द करंट इन द वायर, करंट इन द लाइन, ठीक है। और रेजिस्टेंस के साथ एक डिवाइस लगाते हैं पैरेलल में विच इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। पता है सभी को? Yes, sir. वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाना है रेजिस्टेंस के, और एमीटर को सीधा लाइन में लगाना होता है क्योंकि उसे करंट रीड करना होता है। डिटेल बाकी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी केवल इतना सीख रहे हैं कि किधर लगाते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, करंट इन इक्वल्स टू करंट आउट, ठीक है। यहां पे ये भी दिख रहा है मुझे। नाउ माय क्वेश्चन इज, इसी सर्किट में इफ अर्थेड एट वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे मैं अर्थिंग कर दूं, ठीक है। इनफैक्ट एक डेटा ले लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे 10 एम्पियर और ये 5 ओम, सो करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, ठीक है ना। इसी सर्किट में मैंने ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग, ठीक है। दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 5 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज करंट आई। मुझे ये जानना है कि ये करंट यहां तक तो चला,
A, B, C, D. D तक करंट I आ रहा है. What after this? सर आई आएगा. मतलब I किधर जाएगा? D से अर्थ में चला जाएगा या फिर D से E पे जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, डिवाइड होगा कुछ. सर तो अर्थ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा ना. सो करंट के बारे में बात करूं तो करंट इज कंट्रोल्ड बाय बैटरी ओनली. ठीक है, तो इस सर्किट में अगर बैटरी को हटा दे तो करंट होगा ही नहीं, चाहे अर्थिंग करो या ना करो. राइट? तो क्योंकि करंट इज कंट्रोल्ड बाय द बैटरी ओनली, कंस्ट्रेंट है बैटरी के वजह से, तो बैटरी का कहना है कि मैंने तुम्हें आई दिया था तो मुझे आई चाहिए और कुछ नहीं, उससे कम नहीं. ठीक है, ज्यादा भी नहीं. बैटरी विल टेक ऑल इट्स करंट आई. सो अर्थिंग करने से कोई भी करंट अर्थ में नहीं जाता है एक जगह पे. ठीक है, सो इसका फायदा क्या हुआ फिर अर्थिंग करने का? तो यूजुअली हाउस होल्ड में अर्थिंग एक रहता है. ठीक है, और अर्थिंग से करंट क्योंकि अर्थ में नहीं जा रहा है तो हम ये समझेंगे कि हमारा करंट वेस्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, अर्थिंग क्यों लगाते हैं आपको पता है ना? एक्स्ट्रा चार्जेस को निकालने के लिए. जैसे किसी डिवाइस में मुझे अर्थिंग इसलिए देना पड़ता है ताकि बॉडी वगैरह पे चार्ज ना आ जाए, करंट ना आ जाए. अदरवाइज जो लाइन में बह रहा है उसको तो जाने देना है. ठीक है, तो ये रहा कि अर्थिंग में अर्थ के अंदर नहीं जाएगा एक जगह पे चार्ज अर्थिंग करने से. दूसरा एडवांटेज अर्थिंग का है कि मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है. डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है अर्थिंग में? 0. So what is the potential at E? That is also 0. What is the potential at C? That is also 0. क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay, what is the potential at A now? VA. तो आई एम श्योर कि पोटेंशियल एट ए इज 10 वोल्ट नाउ. जो शुरू में समझाया था उसके हिसाब से देखो. ठीक है, VA माइनस VB इक्वल्स टू 10 वोल्ट होना चाहिए. अभी VB तो 0 है, सॉरी VE, तो VE तो 0 है. सो VA इक्वल्स टू 10 वोल्ट हो जाएगा. ठीक है ना? Yes. सो एक जगह अर्थिंग करने से ना हमें अलग अलग पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है उसका इंफॉर्मेशन मिल जाता है. अब आ जाओ वापस इस फिगर में. इस फिगर में क्या तुम्हें पॉइंट A, B, C एंड D का पोटेंशियल पता है? आंसर इज नो. बस मुझे ये पता है कि C और D का पोटेंशियल बराबर है, A और B का पोटेंशियल पता है. ठीक है, लेकिन क्या मुझे पोटेंशियल पता है हर एक पॉइंट पे? आंसर इज नो. D का पोटेंशियल तुम्हें नहीं पता है. हाँ, कैलकुलेशन के पॉइंट व्यू से अगर चाहो तो आप 0 मान करके चल सकते हो, लेकिन D का पोटेंशियल एक्चुअली में कितना है वो हमें नहीं पता है. जहाँ अर्थिंग किया है वहाँ पे एक्चुअली में कितना अर्थिंग कितना पोटेंशियल है वो हमें पता रहता है. ठीक है, तो बाकी डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे कि दो जगह अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा. यहाँ नोट करना है हमें, current remain conserved on battery or cell. ठीक है, चलो अब सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन नाउ. ठीक है, अभी के लिए इतना ही. आसान है ये भी चैप्टर. अभी जो स्टार्ट किया है ये बहुत मुश्किल तो नहीं जा रहा है? No, sir.